हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो एनएम के लिए टेस्ट चल रहा था, उसका टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस जो एनएम से संबंधित जो टेस्ट हैं, इसके 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। तो अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उन टेस्ट को भी देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और देर ना करते हुए देखते हैं आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद खुद से आंसर लगाने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ कि आप लोग वही आंसर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आप लोग पहले से लगा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि जो मैंने पढ़ा वो सही पढ़ा है। और ये वीडियो एएनएम के तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो सीएचओ या जो भी स्टाफ नर्स के या नर्सिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये ना समझिए कि सिर्फ एएनएम के लिए, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो नर्सिंग से संबंधित है या जो भी हेल्थ सेक्टर से संबंधित एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो पहला क्वेश्चन अपना है, तो पहला क्वेश्चन जो है, एक समुदाय में बीमारी के वितरण और निर्धारकों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। तो किसी समुदाय में बीमारी या उसके वितरण के निर्धारकों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको जो कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी इसको कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी इसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है महामारी विज्ञान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में देखते हैं। तो महामारी विज्ञान एक जनसंख्या में स्वास्थ्य परिणामों और बीमारियों के कारणों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। तो इसको जो कहा जाता है महामारी विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी इसको कहा जाता है। और इसका जो अध्ययन करने वाले जो पहले साइंटिस्ट हुए थे, जो पहले साइंटिस्ट हुए थे, वो जो हुए थे हिप्पोक्रेटस हुए थे, जिन्होंने इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संपूर्ण समुदाय का व्यापक मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो संपूर्ण समुदाय का व्यापक मूल्यांकन क्या कहलाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। इसको जो कहा जाता है सामुदायिक निदान इसको कहा जाता है, इसको सामुदायिक निदान कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह एक दी गई जनसंख्या में स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान के परिणाम जो होते हैं, इसको जो कहा जाता है सामुदायिक निदान कहा जाता है। और ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। तो ये जो सामुदायिक निदान जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यापक सामुदायिक निदान, दूसरा होता है समस्या उन्मुख सामुदायिक निदान। तो ये होता है 2 प्रकार का। और यहाँ पे जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है सभी के लिए स्वास्थ्य, तो जो सभी के लिए स्वास्थ्य होता है, इसका अर्थ होता है कि स्वास्थ्य को देश के किसी भी या किसी भी कोने या हर एक के लिए जो सुलभ या उसकी पहुँच में लाना, ये होता है सभी के लिए स्वास्थ्य, इसका मतलब होता है। और यहाँ पे जो ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो सरकार जो अपने पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, विभिन्न विभिन्न चीज़ों को टारगेट करते हुए जो पंचवर्षीय योजना बनाती हैं, उससे इसका संबंध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, सामुदायिक निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितनी जनसंख्या के अंदर स्थापित होता है। तो इसके बारे में मैंने टेस्ट फर्स्ट में बताया था और सेकंड में भी बताया था। तो आप लोग बताइए ये कितनी जनसंख्या पे इसको स्थापित किया जाता है। तो इसके लिए जो पॉपुलेशन होती है ये होती है, इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे जो है एक पीएचसी बनाई जाती है, जिसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे और इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको पीएचसी कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है लोगों को सुलभ, सस्ती और उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, इसका जो है प्राथमिक लक्ष्य होता है। और ये जो होता है समुदाय और डॉक्टर के बीच पहला संपर्क बिंदु जो होता है ये पीएचसी ही होता है। इसके अंतर्गत जो होते हैं 6 उपकेंद्रों के लिए निर्देशक जो है रेफरल केंद्र बनाया जाता है। ये इसके अंतर्गत जो है 6 उपकेंद्र आते हैं। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। आगे इस टेबल में बताया गया है कि जो स्वास्थ्य केंद्र की कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताया गया है। साथ में जो केंद्र के दायरे में आने वाली आबादी की कितनी पॉपुलेशन पे कौन कौन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रामीण दिया हुआ है, नगरीय दिया हुआ है। यहाँ जो बेड का साइज कितने बेड होते हैं, साथ ही साथ जो कर्मचारी होते हैं इनके बारे में बताया गया है। और इनका जो रखरखाव कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे जो उपकेंद्र होते हैं, उपकेंद्र जो होते हैं जो ग्रामीण स्तर पर होते हैं जो है ये 3,000 की जनसंख्या पे होते हैं। जो शहरी जो होते हैं नगरीय स्तर पर, वहाँ 5,000 की पॉपुलेशन होती है। और इनमें जो बेड होते हैं 2 बेड होते हैं और कर्मचारी जो होते हैं 3 होते हैं। और ये जो आते हैं केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ये जो होता है ये 20,000 की जनसंख्या से जो है 30,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं, 30,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं। और यहाँ जो बिस्तर जो होते हैं 4 से 6 बेड होते हैं। और इसमें जो कर्मचारी होते हैं 15 कर्मचारी होते हैं। और ये जो है राज्य सरकार के अधीन आता है।
और जैसे यहाँ जो आगे तो बताया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ये 80,000 से जो है 1,20,000 की पॉपुलेशन पे आते हैं। और यहाँ जो बेड जो होते हैं 30 बेड होते हैं, और जो कर्मचारी की जो संख्या होती है ये 45 से 55 होती है, और ये भी जो है राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो आप लोग टेबल पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केंद्र है, क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है। तो ये यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है कि कौन से शहर में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो जो यहाँ पे यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ को जो बनाया गया था, इसको जो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में जो इसको यूनिसेफ को बनाया गया था। तो ये भी डेट याद रखिए। इसको जो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 के संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्राम स्तर पर AAFB के लिए थूक एकत्र किया जाता है और यह किसके द्वारा तय किया जाता है। तो ये जो ग्राम स्तर पर जो AAFB के लिए जो थूक एकत्र किया जाता है, तो ये किसके द्वारा एकत्र किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट, ये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जो एकत्र किया जाता है। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है टीबी के संदिग्ध मरीजों के थूक के नमूने लेने में मदद करती है। तो ये जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ANM काउंसलर की भूमिका क्या है। तो ANM काउंसलर की भूमिका के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये जो ANM काउंसलर की जो भूमिका होती है, गर्भावस्था के दौरान सामान्य देखभाल इसकी भूमिका होती है। साथ ही साथ जो है सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन योजना के लिए जन्म की तैयारी करना जो इसका उद्देश्य होता है। साथ ही गर्भावस्था के खतरों के संकेत के बारे में जानकारी देना। तो ये सारे जो है ANM काउंसलर की भूमिका होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बेरी की बीमारी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है। तो ये इसके बारे में तो पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। तो आप लोग बताइए कि बेरी जो बीमारी है किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो ये जो होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये जो होती है विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। और यहाँ पर जो विटामिन C है, इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। साथ ही साथ जो यहाँ विटामिन D है, इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। आप लोग यहाँ बताइए कि जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो है मनुष्य को किससे मिलती है या किससे उत्पन्न होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सर्वाधिक ऊर्जा जो मिलती है ये जो उत्पन्न होती है ये वसा से उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो जो सर्वाधिक ऊर्जा जो हमको मिलती है ये फैट से मिलती है। तो फैट से जो हमको ऊर्जा मिलती है ये हमको 9 कैलोरी मिलती है। फैट से जो हमको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब 1 ग्राम फैट हम लेते हैं तो उसमें हमको 9 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो इससे जो हमको है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यही हाल जो है प्रोटीन का है। प्रोटीन का भी जो है जब 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो इससे जो हमको ऊर्जा मिलती है ये भी 4 कैलोरी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है ये फैट से मिलती है। 1 ग्राम फैट से जो है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सीलिएफ रोग वाले बच्चे के आहार में किस खाद्य पदार्थ को शामिल करने की सलाह दी जाती है। तो जो सीलिएफ से ग्रसित जो रोगी होता है या बच्चा होता है, इसके आहार में क्या शामिल करने की सलाह दी जाती है। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसको जो सलाह दी जाती है, इसको आहार में शामिल करने के लिए चावल को शामिल करने के लिए सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो सीलिएफ रोग होता है ये जो होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यह तब शुरू होता है जब गेहूँ, राई और जौ जैसे ग्लूटेन युक्त आहार का सेवन किया जाता है। तो जो गेहूँ, जौ, राई जो होता है इनमें ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन से इसमें दिक्कत होती है, तो इसमें जो है चावल को शामिल करने के लिए सलाह दी जाती है। तो देखते हैं जो सीलिएफ जो रोग है इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं सीलिएफ रोग के, तो इसके लक्षण होते हैं पेट में दर्द होता है। साथ ही साथ जो एनीमिया के लक्षण देखने को मिलते हैं और वजन कम हो जाता है। साथ ही साथ फूला हुआ पेट या पेट भरे होने के जो संकेत देखने को मिलते हैं। और हड्डियों, जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है और कब्ज या दस्त और होने के लक्षण दिखते हैं। सिर दर्द और थकावट के भी संकेत मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं इस रोग के लक्षण हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भावस्था में फॉलिक अम्ल संपूरक मुख्य रूप से किसके रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। तो गर्भावस्था में फॉलिक अम्ल संपूरक मुख्य रूप से किसके रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो किया जाता है तंत्रिका नली दोष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका जो तंत्रिका नली दोष है, इसको जो कहा जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसको कहा जाता है। तंत्रिका नली दोष को जो कहा जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। तो इसके लिए जो है फॉलिक अम्ल संपूरक का प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें जो देखने को मिलता है मस्तिष्क और मेरुदंड में जन्मजात दोष देखने को मिलता है, और ये जो होता है 2 प्रकार का होता है। इसमें जो होता है स्पाइना बिफिडा होता है, साथ ही एसेंसफेली जो होता है ये देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंडर 5 क्लिनिक के घटकों में शामिल है। तो अंडर 5 क्लिनिक जो होता है इसके घटकों में क्या क्या शामिल है, तो इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था। जो अंडर 5 क्लिनिक होता है उसका जो इस तरीके का डायग्राम होता है, और इसमें जो है इसको डिवाइड किया जाता है इस तरीके से। तो इसमें जो पूछा जाता है कि अंडर 5 क्लिनिक में कौन कौन से घटक शामिल हैं, तो इसमें जो शामिल है टीकाकरण भी शामिल है, साथ ही साथ पोस्टर सर्वेक्षण भी शामिल है, और ORS थेरेपी ये भी शामिल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ये सभी जो हैं इसमें शामिल हैं अंडर 5 क्लिनिक के घटकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हृदय पेशियों की विशेष रचना जो हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करने में सहायता करती है। तो जो हमारी हार्ट बीट की जो हार्ट पेशियों की जो विशेषता कौन सी होती है, जो हमारे हार्ट रेट को जो कंट्रोल करती हैं, तो ये जो पेशियाँ जो होती हैं इनको जो कहा जाता है पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा, इनको जो पुरकिंजे तंतु या जिनको कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इनको जो कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने हेतु स्वच्छता के नियमों में क्या शामिल है। तो जो स्वास्थ्य को व्यवस्थित रखने के लिए स्वच्छता के नियमों में जो शामिल किया गया है, इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। उपरोक्त सभी जो है इन सभी को जो है शामिल किया गया है। जैसा कि यहाँ जो व्यक्तिगत स्वच्छता को भी शामिल किया गया है, घरेलू स्वच्छता को भी शामिल किया गया है, वायुमंडलीय स्वच्छता को भी शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन 4। जो स्वास्थ्य को व्यवस्थित करने के लिए स्वच्छता के नियमों में इन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, इनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से सभी जो ये सारे जो हैं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे जैविक कारक हो गया, पर्यावरणीय कारक हो गया, मनोवैज्ञानिक कारक होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। इनमें से सभी जो हैं ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संचारी रोगों की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होती है। तो संचारी रोग जो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं, तो इनके लिए जो प्राथमिक रोकथाम क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट 4 हो जाएगा। जो प्रतिरक्षण या इसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, ये जो है संचारी रोगों की रोकथाम के लिए प्राथमिक रोकथाम की विधि है या तरीका है। तो ये इम्यूनाइजेशन इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी महामारी की बीमारी है। तो कोई इनमें से कौन सी जो है महामारी की बीमारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे हैजा, गंडमाला या दमा या COPD। तो यहाँ पे जो महामारी की बीमारी है तो ये हैजा जो है ये एक प्रकार की महामारी की बीमारी है। तो ये इसका हम देखते हैं एक महामारी एक ऐसी बीमारी की घटना होती है जो उच्च प्रसार के साथ अस्थायी होती है। तो मतलब ये जो बढ़ती बहुत तेज़ी से है, साथ ही साथ अस्थायी होती है, मतलब लंबे समय तक नहीं रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा मानव शरीर की नैदानिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण संकेत नहीं है। तो मानव शरीर के जो नैदानिक परीक्षण में जो कौन सा महत्वपूर्ण संकेत नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। जैसे जो परीक्षण किया जाता है किसी को कोई बीमारी होती है, जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें क्या मायने नहीं रखता है इसके बारे में पूछा गया है। तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्वचा का रंग जो है ये मायने नहीं रखता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी पल्स दर, शरीर का तापमान, श्वसन दर, ये सारे जो है मायने रखते हैं। तो यहाँ जो कौन सा संकेत महत्वपूर्ण नहीं, तो त्वचा के का रंग जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो नवजात में जो सामान्य श्वसन दर होती है ये कितनी होती है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक नवजात में श्वसन दर जो होती है 30 से 40 प्रति मिनट होती है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन जो ये 20 से 40, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ लेकिन आप लोगों को बताते हैं। तो नवजात में जो देखने को मिलता है 30 से 40 प्रति मिनट देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो शिशु जो होता है इसमें जो देखने को मिलता है 20 से 40 जो है प्रति मिनट देखने को मिलता है। 20 से 40 प्रति मिनट देखने को मिलता है शिशु में। और जो बच्चे होते हैं, जो 1 से 7 साल के वर्ष के लोग जो बच्चे होते हैं उनको बच्चे माना जाता है। तो इनकी श्वसन दर होती है ये 18 से 30 प्रति मिनट होती है। तो बच्चों में जो है ये 18 से 30 होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 30 से 40 प्रति मिनट जो होती है एक नवजात में सामान्य श्वसन दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है माधव बीमार है, उसे खांसी और जुकाम है, उसकी माँ उसके लिए काढ़ा तैयार कर रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या है।
तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया तो काढ़ा है तो काढ़े में क्या होगा इसके बारे में पूछा गया, तो काढ़े में क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। उसमें जो होगा शहद के साथ पानी उबाला हुआ तथा अदरक और तुलसी और हल्दी होगा, तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, क्योंकि मैंने भी बहुत सी वीडियो देखे हैं जो जिसमें टीचर मतलब मैंने किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं क्वेश्चन उनके 2 घंटे की वीडियो में क्वेश्चन के 20 ही होते हैं, लेकिन इतने वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। तो मेरी वीडियो में आप लोगों को इधर उधर की बातें नहीं मिले, टू द पॉइंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन होता रहेगा, तो जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सकें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सुरक्षित है। तो गर्भावस्था में जो उच्च रक्तचाप के लिए कौन सी दवा सुरक्षित है इनमें से, तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है ये जो है इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इस दवा का जो नाम है लेप्टालोल जो है, ये दवा जो है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए जो सुरक्षित है, तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा हाइपोक्सिया से पीड़ित एक व्यक्ति को दी जानी चाहिए। तो हाइपोक्सिया से जो पीड़ित है व्यक्ति को इसको इसको प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी चाहिए। तो जो हाइपोक्सिया होती है, ये जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस कंडीशन को जो कहा जाता है हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है प्राथमिक चिकित्सा है जो हाइपोक्सिया से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, हाइपोक्सिया जो होती है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर का कोई क्षेत्र या ऊतक स्तर पर पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति से वंचित हो जाता है, मतलब वहाँ जो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है, तो इस कंडीशन को जो कहा जाता है हाइपोक्सिया कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य या नॉर्मल, इसमें जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है, तो ये इस कंडीशन में जो पूरा शरीर प्रभावित होता है। साथ ही साथ एक होता है जो स्थानीय, जिसमें शरीर का कोई एक विशेष अंग जो है या कोई ऊतक है वही प्रभावित होता है, तो उसको जो कहा जाता है स्थानीय कहा जाता है। तो ये जो 2 प्रकार का होता है, तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एस्कर संदर्भित करता है। तो ये क्या संदर्भित करता है एस्कर, तो ये जो संदर्भित करता है, इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो संदर्भित करता है जलने के परिणाम स्वरूप त्वचा पर बनी एक सूखी पपड़ी या स्पल्प जो होता है, इसको जो कहा जाता है एस्कर कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसे पहचानिए जो प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल नहीं है। तो बेसिकली जो प्राइमरी जो चिकित्सा किट होता है इसमें क्या शामिल नहीं है, इसके बारे में जो क्या शामिल नहीं होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो शामिल नहीं होता है, ऑक्सीजन की टंकी जो है इसमें शामिल नहीं होता है, इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की टंकी जो है इसमें शामिल नहीं होता, बाकी रुई होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए, साथ ही ORS का पैकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे जो है प्राथमिक चिकित्सा के किट में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए, ये ऑक्सीजन की टंकी जो है इसमें शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैठकर बच्चे को स्तनपान कराने के लिए सबसे उचित कोण क्या होता है। तो बैठकर जो बच्चे को स्तनपान कराने के लिए जो उचित कोण जो माना गया है, इसका ऑप्शन जो हो जाए ऑप्शन सेकंड। ये जो है 90 डिग्री जो का कोण जो माना गया है, बैठकर बच्चों को स्तनपान कराने के लिए 90 डिग्री का कोण सबसे उचित माना गया है, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस महीने में शिशु लंबी अवधि के लिए सिर खड़ा कर सकता है। तो बेसिकली इसमें पूछा गया है कि किस महीने में जो बच्चे जो अपने सिर को जो है लंबी अवधि तक सही सीधा रख सकते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो, ये 3 महीने के में देखने को मिल जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, लगभग 3 महीने की आयु में ये जो है बच्चों में सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अधिकांश शिशुओं में अपने सिर को आंशिक रूप से सीधा रखने के लिए अपनी गर्दन को में पर्याप्त ताकत विकसित कर लेते हैं। तो ये जो है 3 महीने में जो पर्याप्त ताकत हो जाती है, तथा जो पूरी तरीके से जो गर्दन पे नियंत्रण जो हासिल हो जाता है, ये 6 महीने में हासिल हो जाता है पूरी तरीके से गर्दन पे जो नियंत्रण। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि लंबी अवधि के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क का अधिकतम विकास डैश में होता है। तो मस्तिष्क का अधिकतम विकास कब होता है। तो ये जो होता है मस्तिष्क का अधिकतम विकास जो हो जाता है, ये शैशवावस्था में देखने को मिलता है। सबसे पहले जो अधिकतम विकास हो जाता है शैशवावस्था की अवधि में जो है सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का जो विकास हो जाता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दुर्घटना के कारण बेहोश रोगी में सबसे पहले किस चीज़ की जांच की जानी चाहिए। तो ये जो जांच की जानी चाहिए, श्वसन मार्ग की स्पष्टता की जो जांच की जानी चाहिए। दुर्घटना के कारण बेहोश रोगी में जो सबसे पहले जांच की जानी चाहिए, श्वसन मार्ग की स्पष्टता की जांच की जानी चाहिए। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें जो बताया गया है, CPR के अनुसार पहले श्वसन और श्वसन मार्ग की स्पष्टता का आकलन कीजिए और इसका उद्देश्य जो है श्वसन मार्ग की स्पष्टता को बनाए रखना है तथा दुर्घटना के मामले में रोगी के उन चोटों की जांच कीजिए तथा जो गतिविधि को रोकते हैं तथा श्वसन मार्ग को साफ रखें और सिर झुकाने और ठोड़ी उठाने की युक्ति का अभ्यास कीजिए। तो ये सारे जो हैं क्रियाकलाप जो हैं दुर्घटना के से ग्रसित रोगी के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चे में पर्याप्त स्तनपान का पता कैसे लगाया जाता है? तो बच्चे में जो पर्याप्त स्तनपान का जो पता लगाया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो मूत्र जो है 5 से 7 बार दिन में जो बच्चा करेगा तो इससे पता चलता है कि जो पर्याप्त स्तनपान बच्चा कर चुका है। तो इसके बाद देखते हैं, तो एक अच्छी तरह से पोषित बच्चा जो होता है दिन में जो है प्रतिदिन करीब 5 से 7 बार पेशाब जाता है, जो अच्छे जल योजन का संकेत है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक नर्स की भूमिका क्या है सिवाय? तो यहाँ पूछा एक्सेप्ट पूछा गया है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक नर्स की भूमिका क्या है, मतलब सिवाय एक को छोड़ करके। तो उसकी जो भूमिका नहीं है, ये है बच्चों के टीकाकरण प्रदान करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये भूमिका उसकी नहीं है। बाकी जो शारीरिक जांच में सहायता करे तथा स्कूल में बच्चों की मानसिक एवं अन्य विशेष परीक्षा के ये है। साथ ही साथ संचारी रोगों के नियंत्रण में सहायता करना, ये उसकी भूमिका है। साथ ही साथ स्कूल चिकित्सा परीक्षा में सहायता करना और अनुवर्ती कार्रवाई करना, ये जो है इसके जो भूमिका है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा की शुरुआत की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंडोत्सर्जन के बाद शरीर में बुनियादी तापमान में वृद्धि का क्या कारण है? तो ये जो कारण है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसके लिए जो है बुनियादी कारण है। तो इसको हम देखते हैं। तापमान में वृद्धि जो प्रोजेस्टेरॉन की प्रतिक्रिया से होता है, जो अंडोत्सर्जन के होने के बाद स्रावित होती है। साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन एक निषेचित अंडे के आरोपण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। तो उस समय जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का एक पुष्ट संकेत है? तो गर्भावस्था का कौन जो है एक पुष्ट संकेत या निश्चित संकेत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अल्ट्रासोनोग्राम में भ्रूण का हृदय जो है ये उसका जो है पुष्ट संकेत है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भ्रूण को मानव के रूप में कब विभेदित किया जा सकता है? तो ये भ्रूण को जो मानव के रूप में विभेदित जो किया जा सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 8 सप्ताह में जो है भ्रूण को जो मानव के रूप में विभेदित किया जा सकता है। तो 8 सप्ताह में जो है चेहरा जो है इंसान के जैसा दिखने लगता है। साथ ही साथ वाह्य कर्ण बनने लगते हैं। साथ ही साथ गर्भनाल छोटे बालों जैसे प्रेक्षित बनती है, जिससे विली कहा जाता है। जो गर्भाशय की भित्ति में जो फैलाव होता है, ये भी जो है 8 सप्ताह में होने लगता है। तथा इसके साथ ही साथ जो भ्रूण में जो है रक्त वाहिकाएँ भी बनने लगती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 8 सप्ताह में जो है भ्रूण जो है मानव के रूप में विभेदित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रसव के दूसरे चरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सामान्य क्रम क्या है? तो प्रसव के दूसरे चरण में होने वाली घटनाओं का जो सामान्य क्रम है, आप लोग बताइए ये कौन सा क्रम है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका जो करेक्ट जो है क्रम जो हो जाएगा जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा जो डिसेंट फिर फ्लेक्शन, फिर साथ ही साथ इंटरनल रोटेशन, साथ ही साथ जो क्राउनिंग और एक्सटेंशन जो है, ये प्रसव के दूसरे चरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सामान्य क्रम हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी होने से माँ के स्वास्थ्य का बिगड़ना क्या कहलाता है? तो गर्भावस्था के दौरान जो अत्यधिक उल्टी होने से माँ का स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इसको कहा जाता है। ये जो है गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी होने के कारण जो होता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो जो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम जो है, ये गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक मतली या उल्टी को संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नवजात की अवधि कितनी होती है? तो नवजात की जो अवधि जो
किसको नवजात कहा जाता है, कितनी अवधि के बच्चे को नवजात कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जीवन के पहले 28 दिन के बच्चे को जो है नवजात कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो और इसके बारे में देखते हैं। तो जो इन्फेंसी जिसको शैशवावस्था कहा जाता है, ये जो कहा जाता है 4 वीक से 1 ईयर तक के बच्चे को जो कहा जाता है इन्फेंसी या शैशवावस्था, जो इस पीरियड को जो कहा जाता है शैशवावस्था कहा जाता है। और बच्चा जो कहा जाता है, बच्चा 1 साल से 3 साल तक की एज वाले को तो बच्चा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुंह के जरिए दिए जाने वाला टीका टीका किसे रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मुंह के जरिए जो दिया जाने वाला टीका जो है ये किसको रोकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो पोलियो एक ऐसा टीका है जो मुंह के द्वारा दिया जाता है या ओरल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पोलियो का टीका जो है इसका उपयोग जो पोलियोमाइलाइटिस रोग को रोकने के लिए किया जाता है। और ये जो पोलियो की जो खोज की थी या जो इसको जो जिन्होंने विकसित किया था, ये डॉक्टर जोनास साल्क जो हैं, इन्होंने जो है पोलियो की खोज की थी। इन्होंने जो पोलियो के टीके की खोज की थी डॉक्टर जोनास साल्क ने। और इसका जो पहली बार इस्तेमाल जो हुआ था 1955 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था पोलियो के टीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक गर्भवती महिला प्रसूति से 7 दिन पहले अस्पताल आती है, उसका हीमोग्लोबिन जो है 8 ग्राम जो इससे कम है, उसके लिए सबसे उपयुक्त उपचार क्या होगा। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त उपचार होगा, इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। रक्त चढ़ाना जो इसके लिए जो सबसे अच्छा उपचार होगा। तो इसका ऑप्शन जो 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगों का लंबवत संचरण किसके माध्यम से होता है। तो ये जो रोगों का लंबवत संचरण जो होता है, ये जो होता है ये गर्भनाल के द्वारा होता है। तो इसको जो कहा जाता है द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज जो कहा जाता है। तो ये जो लंबवत संचरण जो होता है, इसको जो कहा जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है, ये जो होता है प्लेसेंटा के द्वारा होता है, गर्भनाल के द्वारा होता है। तो इसमें जो इन्फेक्शन जो होता है या जो रोग जो ट्रांसफ़र होता है, ये मदर से जो है फीटस में जाता है और थ्रू जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर से फीटस में चला जाता है रोग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, MTP अधिनियम एक डॉक्टर द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की सिफारिश करता है जब गर्भावस्था डैश से अधिक होती है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि गर्भावस्था कितने से अधिक नहीं हो, तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। ये जो 20 सप्ताह से अधिक नहीं हो तो इसको जो है गर्भावस्था को समाप्त करने का जो है सिफारिश करता है डॉक्टर, जो 20 सप्ताह से कम होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। गर्भपात को जो है 1971 में गर्भ को चिकित्सकीय समापन या MTP अधिनियम के द्वारा वैध किया गया था और इससे अप्रैल जो है 1972 में इसको लागू कर दिया गया। अधिनियम के प्रावधानों को 1975 में संशोधित भी किया गया था। तो अभी इसमें फिर से संशोधन किया गया था जो 2021 में किया गया था। तो इसके अनुसार देखते हैं कि अब कौन कौन से रूल हैं। तो पहले जो रूल थे उसको अभी आप लोग पढ़ सकते हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में जो रूल चल रहे हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो पहले जो था ये जो मैरिड वुमेन वही करा सकती, तो अब जो है अनमैरिड वुमेन और जो है और मैरिड इन दोनों को इसमें कवर किया गया है। पहले जो था 20 वीक तक का टाइम था, अब जो है 24 वीक तक का टाइम है जिसमें इसको कराया जा सकता है। और यहाँ पे बताया गया कि 24 वीक किस तरीके से जो 24 वीक तक की जो प्रेगनेंसी को जो है अबॉर्ट कराने के लिए जो है अनुमति दी जाएगी, वो ये यहाँ पे सारी कंडीशन दी हुई है। और साथ ही साथ जो इसमें फ़ाइन भी रखा गया है। तो पहले जो था 1000 रुपये तक का फ़ाइन था, और जो प्रेजेंट टाइम जो 2021 में संशोधन किया गया था, इसमें जो फ़ाइन के साथ ही साथ जो 1 साल की सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मृत जात दर में किस अवधि के बच्चों की मृत्यु को होती है। तो मृत जात दर में जो है किस अवधि के बच्चों की मृत्यु को जो रखा जाता है, तो इसका यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जो रखा जाता है 28 सप्ताह तक के बच्चों को जो है मृत जात दर की अवधि की मृत्यु के बीच में रखा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, मृत जात तब होता है जब गर्भ के 28 सप्ताह के बाद भ्रूण की मृत्यु हो जाती है या प्रसव से पहले हफ्तों या घंटों में भ्रूण की जो गर्भाशय में मर जाता है। तो इसको जो कहा जाता है मृत जात कहा जाता है। और जो मृत जात होता है इसको जो कहा जाता है इंग्लिश में जो कहा जाता है स्टिल बर्थ इसको कहा जाता है। तो ये जो है जो टाइम पीरियड माना गया है, ये 28 सप्ताह का टाइम पीरियड माना गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण हृदय की गतिविधियों का निम्न विधियों में से किसके द्वारा सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के हृदय की गतिविधियों का जो सबसे अच्छा जो मूल्यांकन किया जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है USG के द्वारा जो है अच्छा मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
स्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो स्कैरिस जो है किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। स्कैरिस जो होता है ये संक्रमित भोजन तथा जल के द्वारा जो है जो स्थानांतरित होता है। तो ये स्कैरिस जो होता है, स्कैरिस एक आंतों का परजीवी जो है ये स्कैरिस है। तो ये जो स्थानांतरित होता है ये संक्रमित भोजन या जल के द्वारा जो है ये स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जो इनमें से कौन सा जो विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो विटामिन B12 जो होता है ये वसा में घुलनशील नहीं है। बाकी जो विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, E हो गया, साथ ही साथ जो विटामिन K होता है, ये सारे जो होते हैं ये जो है फैट में सॉल्युबल होते हैं या घुल जाते हैं। तो यहाँ जो विटामिन B12 है ये जो होता है विटामिन B12 और साथ ही साथ विटामिन C ये जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डीपीटी टीकाकरण में पी का अर्थ क्या है? तो डीपीटी जो टीकाकरण होता है इसमें पी का अर्थ क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो पी का अर्थ होता है पर्ट्यूसिस, इसका अर्थ होता है पी का मतलब जो होता है पर्ट्यूसिस होता है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। तो डीपीटी का जो टीका होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। काली खांसी या पर्ट्यूसिस एक सख्त जो है सांस से संबंधित रोग है, मानव बीमारी है। यह सबसे आम टीका रोकथाम जो है या जो इसका जो टीका लगाया जाता है बचपन में लगाया जाता है। तो डीपीटी में जो होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस इसके लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो पी के बारे में पूछा गया था तो ये जो होता है पर्ट्यूसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, औषधियों के उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा होता है? तो जो दवाइयाँ ली जाती हैं, दवाइयों का जो उत्सर्जन होता है हमारे शरीर से कहाँ से होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो इसका उत्सर्जन जो होता है ये जो होता है वक्त के माध्यम से होता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है किडनी के माध्यम से होता है। तो दवाइयों का जो उत्सर्जन होता है हमारे शरीर से ये किडनी के थ्रू होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रम को संचार प्रक्रिया का मॉडल कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा क्रम जो है इसको संचार प्रक्रिया का मॉडल कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 को जो है संचार प्रक्रिया का जो मॉडल कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहले होता है स्रोत से संदेश दिया जाता है, फिर चैनल, फिर ये जो होता है रिसीवर, ये सबसे लास्ट में होता है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कॉल्ड टू मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो मॉडल का जो सीक्वेंस है इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सोर्स आता है, फिर मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर, ये जो है इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्तचाप का रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो जो रक्तचाप जो या ब्लड प्रेशर का जो मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम पूछा गया है। तो उसका जो नाम है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है रक्त दाब मापी कहा जाता है। इंग्लिश में जिसको कहा जाता है स्पेग्मोमैनोमीटर इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे थर्मामीटर है, थर्मामीटर जो है ये जो है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, मलेरिया जो फैलता है मादा एनाफिलिन मच्छर के थ्रू जो है मलेरिया फैलता है। और मलेरिया जो होता है ये जो प्रोटोजोआ जो होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है इसके थ्रू फैलता है। और इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफिलिन मच्छर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आज की वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन थे। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो अपना है, निम्न में से कौन सी बीमारियाँ जीवाणु जनित है? तो इनमें ये कौन सी बीमारियाँ जो हैं जीवाणु जनित है इसके बारे में पूछा गया। तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे बताइए कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो कॉलरा, टाइफाइड, निमोनिया ये जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।